नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम आज एक नए विषय और नए बिंदु के साथ आप सबके साथ उपस्थित हैं। तो साथियों, हमने जैसे आपसे कहा था कि संस्कृत साहित्य से संबंधित हम आपका जो भी सिलेबस है उसको पूरा कराएंगे, और संस्कृत व्याकरण का भी जो हिंदी प्रवक्ता के लिए सिलेबस रहता है सारा कुछ हम आपको कराएंगे। तो आज हम पहला वीडियो संस्कृत के लिए लेकर आए हैं, और सबसे पहले हम संस्कृत साहित्य की चर्चा करेंगे। तो हम चलिए देखते हैं, हिंदी प्रवक्ता है तो संस्कृत साहित्य का जो पाठ्यक्रम है उसमें कौन कौन से रचनाकार हैं। उन सभी रचनाकार को हम एक एक करके अच्छे से, मतलब मैं आपसे वादा करता हूं कि यहाँ से एक भी प्रश्न और एक भी रचनाकार से हिल के हट के नहीं जाएगा। आप लिख लीजिएगा और आप एक एक बिंदु को नोट कर लेना, ताकि आपका एक भी प्रश्न छूटे नहीं। आपको मैं बहुत ही बारीकी से पढ़ा रहा हूँ। तो चलिएगा देखेंगे, आज हम यहाँ देखते हैं पहले कौन कौन से रचनाकार हैं आपके सिलेबस में हिंदी पीजीटी और टीजीटी के लिए। देखिए, भास हैं और कालिदास हैं, भारवी हैं, माघ हैं, दंडी हैं, भभूति हैं, श्रीहर्ष, मम्मट, विश्वनाथ और राजशेखर। लगभग ये 10 रचनाकार हैं, ये महाकवि हैं। तो उनकी रचना और उनके बारे में सारा कुछ हम पूरी अच्छे से, उनकी रचनाओं के बारे में भी बहुत ही, मतलब कह सकते हैं व्यापक रूप से हम आज पढ़ेंगे। तो आज सबसे पहले हम साथियों भास को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? भास को। तो चलिएगा, अच्छा, हम भास को बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ते हैं। देखिएगा, महाकवि भास का परिचय हम देखते हैं। महाकवि भास, देखिए, जो भास कवि हैं वो प्रामाणिक जीवन परिचय इनका अज्ञात है। माने यही है कि प्रामाणिकता जो भी है भास के बारे में वो नहीं है। देखिए, जो पुराने कवि महाकवि संस्कृत के हैं उन सभी के बारे में आप सही सही नहीं कह सकते कि कब जन्म हुआ है, कहाँ जन्म हुआ है, कौन पिता कौन, ये सब बारे में जानकारी बहुत ही मुश्किल से मिल पाती है, और जो भी है सब अनुमानित है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ये अनुमान लगाया गया है, बिल्कुल क्लियर करके किसी भी विद्वान ने नहीं बताया है। और कहें तो अब महाकवि का जो उपनाम है, उपाधि है, धावक है। क्या है? धावक। याद रखिएगा, धावक किसको कहा गया है? तो धावक भास को कहा गया है। भास को धावक उपाधि दी गई है। ठीक है, याद रखना है आपको। चलिएगा देखते हैं, अगला है गोत्र। इनका जो है भास का, वो अगस्त्य गोत्र है, और अगस्त्य गोत्र की हेमोदक शाखा में भास गोत्र है इनका। ठीक है, गोत्र अगस्त्य गोत्र की हेमोदक शाखा में भास गोत्र है। इनके जन्म समय की बात करें तो 100 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य माना जाता है। 100 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य। और टी गणेश शास्त्री जो हुए हैं उनके अनुसार अगर हम बात करें तो वो 4वीं सदी या 4वीं चौथी सदी की बात करते हैं इनके लिए। ठीक है, तो यहाँ ज़्यादातर विद्वानों का मत यही है। तो मोटे मोटी हम बात कर सकते हैं कि 100 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य की जो बात है वो इनका जन्म समय माना जाता है। अब उपासक ये वैष्णव धर्म के हैं। ठीक है, देखिए संप्रदाय होते हैं वैष्णव शैव, तो ये वैष्णव धर्म के हैं। ठीक है, रीति भास की वैधर्वी रीति है। कौन सी है? वैधर्वी रीति है भास की। याद रखना है, आपसे पूछ लिया जाता है कि भास की रीति कौन सी है, तो वैधर्वी रीति है। अब बात करेंगे कि गुण कौन सा है इनका। अब हम गुण के बारे में बात करेंगे। तो गुण प्रसाद है, माधुर्य भी है, और ओज, तीनों प्रकार के गुण प्रयोग किए गए हैं भास के द्वारा। प्रसाद, माधुर्य एवं ओज। अब बात करते हैं कि रस के बारे में बताएं। तो रस इनका मुख्यतः श्रृंगार और वीर रस है। ठीक है, मुख्यतः इनका श्रृंगार और वीर रस ही मतलब प्रयोग में लाया गया है। ठीक है, याद रखना है, रस की बात करेंगे भास के लिए तो श्रृंगार और वीर रस, मुख्यतः तो श्रृंगारी है। बात करेंगे शैली की, तो सरल भाषा का प्रयोग किया है, और इनकी अकृत्रिम शैली है। कैसी है? अकृत्रिम, बनावटी नहीं है, अकृत्रिम है। अप्रिय अलंकार इनके अनुप्रास, उपमा, स्वभावोक्ति, उत्प्रेक्षा और रूपक, जो मुख्य मुख्य आपके अलंकार हैं सब आपके
इनके प्रिय अलंकार हैं। अनुप्रास, उपमा, स्वभावोक्ति, उत्प्रेक्षा, रूपकार, ये सभी ज़्यादातर पूछे भी जाते हैं परीक्षा में अलंकार और ज़्यादातर मुख्य भी हैं, तो इनके प्रिय अलंकार भी हैं। चलिए देखते हैं हम भास की कृतियों के बारे में हम बात करते हैं। देखिए साथियों, त्रिवांकुर नगर निवासी टी गणपति शास्त्री ने सन 1910 से 12 ईस्वी में भास नाटक चक्रम नाम से भास के 13 नाटकों का संग्रह अनंत शयन ग्रंथमाला त्रिवेंद्रम से प्रकाशित किया। अब देखिए, त्रिवांकुर नगर के निवासी जो थे टी गणपति शास्त्री, उन्होंने भास के 13 जो नाटक हैं उन सभी का संग्रह इनका भास नाटक चक्रम नाम से किया और यह अनंत शयन ग्रंथमाला त्रिवेंद्रम से प्रकाशित किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। तो 13 नाटक हैं। गणपति शास्त्री ने 1910 से 12 के बीच भास नाटक चक्रम नाम से इनका प्रकाशन किया। चलिएगा, अब देखते हैं इनके बारे में और क्या। कथा वस्तु के आधार पर भास के 13 नाटकों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो देखिएगा किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, हम यहाँ नीचे देखेंगे। देखिए, पहले तो आपका रामायण मूलक है, महाभारत मूलक है, उदयन कथा मूलक है और आपका कल्पना मूलक है। 4 प्रकार से आपके मूल दिए हैं इनमें, रामायण मूलक, महाभारत मूलक, उदयन मूलक और आपका कल्पना मूलक। देखिए, सभी 13 नाटकों को अलग अलग विभाजित कर दिया गया है। रामायण मूलक इनके कभी कभी प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, तो रामायण मूलक की बात आएगी तो साथियों आपके कौन कौन से रामायण मूलक नाटक हैं, तो 2 हैं। इस तरीके से याद रखेंगे, अभिषेक नाटक और प्रतिमान नाटक आपके रामायण मूलक नाटक हैं। अब बात करेंगे महाभारत मूलक में मध्यम व्यायोग, दूतवाक्यम, कर्णभार, दूत घटोत्कच, पंचरात्रम, उरुभंग और बालचरित, ये आपके महाभारत मूलक नाटक। तो देखिएगा, जैसे ज्यादातर दूत वाक्यम, जैसे दूत वन के जो श्री कृष्ण गए वो कर्णभार, कर्ण से है, दूत घटोत्कच से है ना, उरुभंग से, बाल चरित्र में, इसमें सभी में हम अभी बारीकी से बात करेंगे। तो आपके 7 महाभारत मूलक हैं, 2 रामायण मूलक हैं। आपके अब बात करते हैं उदयन मूलक। देखिए, उदयन मूलक की बात करेंगे तो उदयन मूलक भी आपके 2 हैं, प्रतिज्ञा योगंधरायण और स्वप्न बास बदतम। ठीक है, ये आपके 2 उदयन कथा मूलक हैं। ठीक है, अब बात करेंगे कल्पना मूलक। तो कल्पना मूलक आपके 2 हैं, अभिमारक और दरिद्र चारुदत्तम। देखिए, ये जो हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी महाकाव्य, महाग्रंथ से या किसी भी पौराणिक घटना से मतलब कह सकते हैं लिए हुए हैं, लेकिन कल्पना मूलक इनके या खुद ही कल्पना करके जो बनाए गए 2 नाटक हैं वो आपके 2 हैं, अभिमारक और दरिद्र चारुदत्त। तो याद रखना साथियों, कैसे पूछा जाएगा कि भास के 2 कल्पना मूलक कौन कौन से नाटक हैं, तो अभिमारक और दरिद्र चारुदत्त याद रखना है। उदयन मूलक कौन कौन से हैं, प्रतिज्ञा योगंधरायण और स्वप्न वास बदत्तम, है ना। इस तरीके से याद रखना है आपको। अब चलिएगा हम लोग भास के रूपकों का संक्षिप्त परिचय एक एक करके सारा कुछ पढ़ते हैं। पहले हम बात करेंगे जो आपका रामायण मूलक है, अभिषेक नाटक, उस पर हम बात करते हैं। देखिए, अभिषेक नाटक जो है यह 6 अंकों का नाटक है। कितने हैं अंक अभिषेक नाटक में? 6। इसमें किष्किंधा कांड से लेकर लंका कांड तक की संपूर्ण कथा संक्षेप में दी गई है और अंत में रावण वध के पश्चात राम के राज्याभिषेक का वर्णन है, इसलिए अभिषेक नाटक इसका नाम रख दिया गया है। भगवान श्री राम के राज्याभिषेक के बारे में अंत में इसका वर्णन है। 6 अंक हैं, याद रखना है। और किष्किंधा कांड से लंका कांड तक का संपूर्ण विवरण है। आपसे यही चीजें पूछी जाती हैं कि अभिषेक नाटक में कौन कौन से कांड का
संपूर्ण संक्षेप में वर्णन दिया है। तो और राज्याभिषेक वर्णन है, 6 अंक हैं। तो महत्वपूर्ण बातें ये हैं, याद रखनी। अगला है प्रतिमान नाटक। तो प्रतिमान नाटक भी आपका राम के चरित्र पर है। इस नाटक में 7 अंक हैं। इसमें भी राम का या राम के जीवन का वर्णन किया गया है। देखिए 7 अंक इसमें हैं और अभिषेक नाटक में 6 अंक हैं। ठीक है, याद रखना है आपको, ये नोट कर लेनी है आपको बातें, और सारा कुछ ये पाउज करके आप इसको नोट कर लें। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं मध्यम व्याया योग। ठीक है, ये आपके महाभारत मूलक नाटक है पहला। तो यह एक अंक का मतलब एकांकी है। ये एक अंक माने एकांकी होते हैं। व्यायोग नामक रूपक है। इसमें मध्यम पांडव भीम के द्वारा, मध्यम पांडव माने 5 पांडव हैं, तो मध्यम व्यायोग इसका नाम इसलिए पड़ा है कि मध्यम माने देखिए 2 बड़े हैं 2 छोटे हैं। तो मध्यम पांडव भीम के द्वारा घटोत्कच के हाथ से एक ब्राह्मण पुत्र को बचाने का वर्णन है। देखिए घटोत्कच के हाथ में एक ब्राह्मण पुत्र है, माने वो उनको घटोत्कच उनका जो पुत्र है भीम का, वो एक ब्राह्मण के पुत्र को पकड़ा है, मारना चाह रहा है। उसको बचाने के लिए भीम आगे आ जाते हैं। उसके बाद उनकी जो मुलाकात है उनकी पत्नी से होती है, उनके पुत्र से होती है। तो यहाँ पर भीम अपने पुत्र घटोत्कच को देखकर आनंदित होते हैं और हिडम्बा उनकी जो पत्नी है, हाँ, उनका पुनर्मिलन भी यहाँ होता है। तो मध्यम व्यायोग में भीम के और घटोत्कच के पुनर्मिलन या हिडम्बा के पुनर्मिलन की जो घटना है वो इसके बारे में यहाँ मध्यम व्यायोग में होता है। तो मध्यम से याद रखिएगा, मध्यम माने पांडव जो हैं उनमें मध्यम में हैं आपके पांडव भीम, है ना। तो उसको यहाँ एक कह सकते हैं चरित्र बनाकर यहाँ पर रचना की गई है। चलेगा, अब बात आती है दूत वाक्यम। किस पे? दूत वाक्यम पढ़ते हैं। देखिए दूत वाक्यम में एक एकांकी रूपक है, यह भी एकांकी है। देखिए रामायण मूलक में एकांकी नहीं है, ये आपके रामायण मूलक है वो, उसमें आपका अभिषेक नाटक जो है वो आपका 6 अंक का है। ठीक है, और प्रतिमान नाटक जो है आपका वो 7 अंक का है। अब है इसमें कृष्ण के दूत बनकर पांडवों का संधि प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास जाने का वर्णन है दूत वाक्यम। देखिए कृष्ण को दूत बनाकर जब भेजा गया तो उसका एकांकी नाटक जो है दूत वाक्यम है। ठीक है, वही वर्णन यहाँ किया गया है इस दूत वाक्यम में। चलिए देखते हैं अगला, कर्णभार। यह भी एकांकी है और इसमें कर्ण का ब्राह्मण वेशधारी इंद्र को कवच और कुंडल दान में देने का वर्णन है। कर्णभार, तो इसमें जो इंद्र अर्जुन की रक्षा हेतु कर्ण से ब्राह्मण का वेश धारण करके जो कवच कुंडल दान में मांगने गए थे, उसका जो वर्णन है वो कर्णभार में है, याद रखना है। महाभारत मूलक आपके ये नाटक है। अब हम बात करेंगे दूत घटोत्कच। देखिए घटोत्कच को भी दूत बना के भेजा गया है। तो यह एकांकी नाटक है और अभिमन्यु की मृत्यु के बाद श्री कृष्ण का घटोत्कच को दूत बनाकर धृतराष्ट्र के पास भेजना और दुर्योधन द्वारा उसके अपमान का वर्णन करना। यहाँ दूत घटोत्कच में क्या है कि श्री कृष्ण ने अभिमन्यु की जब मृत्यु हो गई तो धृतराष्ट्र के पास भेजा और दुर्योधन द्वारा जब घटोत्कच का अपमान किया गया, वही सब वर्णन आपका दूत घटोत्कच में मिलता है। और यह एक एकांकी, आपसे पूछा जाता है कि दूत घटोत्कच कैसा नाटक है? एकांकी नाटक है। इसमें कैसा किसका वर्णन है? तो इसमें जो श्री कृष्ण के द्वारा घटोत्कच को धृतराष्ट्र के बाद दूत बनाकर भेजा गया वह वर्णन है। अब बात है पंचरात्र की, तो देखते हैं। पंचरात्र, इस रूपक में 3 अंक हैं, याद रखना है। पंचरात्र में 3 अंक हैं। पंच में 5 नहीं 3 अंक हैं। यज्ञ की समाप्ति पर द्रोण ने दुर्योधन से दक्षिणा मांगी कि पांडवों को आधा राज्य दे दो। देखिए दक्षिणा के रूप में द्रोणाचार्य जो गुरु हैं उन्होंने दुर्योधन से, जब दुर्योधन ने यज्ञ कराया उस समय जब दक्षिणा की बात आई तो उन्होंने पांडवों का आधा राज्य दे दो, यह उन्होंने दक्षिणा के रूप में मांगा। दुर्योधन सत लगाता है कि 5 रात के अंदर पांडव मिल जाते हैं तो दे दूंगा, और द्रोण के प्रयास से पांडव मिलते हैं और उनका आधा राज उन्हें प्राप्त होता है। ठीक है साथियों, चलिए अगला हम देखते हैं उरुभंगम। जो उरुभंगम नाटक है यह एक एकांकी है।
तो आपको याद रखना साथियों कि कौन कौन से, आप इसमें नोट कर लेना कि कौन कौन से एकांकी। देखिए एक अंक जिसमें होगा वो एकांकी है, जिसमें 3 है 5 है 7 है, ये एकांकी नहीं है। तो कभी कभी पूछा जाता है कि भास के कौन कौन से एकांकी हैं और कौन कौन से एकांकी नाटक नहीं है। तो द्रौपदी के अपमान के प्रतिकार स्वरूप भीम द्वारा दुर्योधन की जंघा को तोड़ करके उसको मारने का वर्णन जो है उरुभंगम है। देखिए उर माने जंघा से है और भंगम माने तोड़ने से है। तो उरुभंगम जो है वो भीम जो है उनके द्वारा जो दुर्योधन की जंघा को तोड़ने का, जो मारने का जो वर्णन है वो सब उरुभंगम में है। ठीक है, अगला देखते हैं, और यह एकांकी नाटक है। अब हम बात करेंगे साथियों बालचरितम। देखिए बालचरितम में कृष्ण के बालचरित का वर्णन है, याद रखना है, कृष्ण के बालचरित का वर्णन है बालचरितम। अब है आपका ये आपका प्रतिज्ञा योगंद्रायण, प्रतिज्ञा योगंद्रायण। ठीक है, यह एक लोक कथा आश्रित नाटक है। इसमें वत्सराज उद्यन द्वारा उज्जैनी के राजा प्रद्योत, या इनका नाम दूसरा महासेन कहेंगे, की पुत्री बासवदत्ता के हरण की कथा है। इसमें 4 अंक हैं और इस नाटक का नामकरण अमात्य योगंद्रायण की प्रतिज्ञाओं पर आश्रित है। देखिए प्रतिज्ञा योगंद्रायण माने अमात्य की जो योगंद्रायण की प्रतिज्ञा है उस पर आश्रित है। और यह जो वत्सराज उद्यन हुए हैं और उज्जैनी की जो राजा प्रद्योत हुए हैं उनकी पुत्री बासवदत्ता के हरण की कथा है। अब हम बात करेंगे स्वप्नवासवदत्तम। ठीक है, स्वप्नवासवदत्तम भास का सर्वश्रेष्ठ नाटक है ये, और जिसमें 6 अंक हैं। यह राजा उद्यन के द्वारा स्वप्न में बासवदत्ता के दर्शन पर आधारित है। स्वप्न में बासवदत्ता की जो दर्शन करते हैं राजा उद्यन, उस पर आधारित है। अब आपका अभिमारक और दरिद्र चारुदत्त, ये दोनों नाटक इनके कल्पना मूलक हैं, अभिमारक और दरिद्र चारुदत्त। ठीक है, अब देखिए अभिमारक तथा कुरंगी के प्रेम का वर्णन अभिमारक में है। और बात करते हैं आपका 13वां नाटक जो है वो है दरिद्र चारुदत्त, और दरिद्र चारुदत्त में निर्धन ब्राह्मण चारुदत्त तथा वसंत सेना के प्रेम कथा का वर्णन दरिद्र चारुदत्तम में है। क्योंकि दरिद्र चारुदत्त माने गरीब से है, दरिद्र से है। चलिएगा अब हम बात करते हैं जो इनके बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक हैं भास के, उनके बारे में पूरा हम पढ़ लेते हैं। एक तो आपका स्वप्नवासवदत्तम जो नाटक है यह है आपका सबसे महत्वपूर्ण और सर्वश्रेष्ठ नाटक माना जाता है भास का, कवि भास का, महाकवि भास का। और इसके अलावा आपका जो प्रतिमान नाटक है उसको भी हम देखेंगे। ये दोनों नाटक जो हैं आपके बेहद महत्वपूर्ण है, और इनके बारे में आप जो भी हम जानकारियां दे रहे हैं वो सब नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए कि देखिए स्वप्न वासवदत्तम के जो हम कहेंगे लेखक हैं वो आपके महाकवि भास हैं। काव्य वेदा जो है वो नाटक है, माने स्वप्न वासवदत्तम आपका नाटक है। इसमें 6 अंक हैं, और उपजीव्य माने ये कहाँ से इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, तो वो आपके गुणाक के कृत बृहद कथा से है। ठीक है, आपको याद रखना है। इसमें श्लोकों की बात करेंगे तो साथियों 57 है, और विदूषक इसका वसंतक है। विदूषक कौन है इसका? वसंतक। और कंचुकी कौन है इसका? बादरायण उदयन का कंचुकी है, और रव्यहाम महासेन प्रद्योत का। ठीक है, महासेन प्रद्योत कौन है? जो उद्यन की प्रेमिका कह सकते हैं वासवदत्तम, उनके पिता हैं। और प्रतिनायक माने खलनायक कह सकते हैं। ये आरोनी है इसमें, और प्रधान या अंगी रस इसका श्रृंगार रस है। देखिए जब बात उदयन की और वदत्ता की आएगी तो श्रृंगार रस ही होगा, प्रेम है तो। नायक इसमें उदयन है, और नायिका इसमें वासवदत्ता। अन्य रस इसमें वीर रस, करुण रस एवं अद्भुत रस है। ठीक है, इसमें वीर रस, करुण रस और अद्भुत रस भी हैं, लेकिन जो आपका प्रमुख प्रधान और अंगी रस है वो आपका श्रृंगार रस है। चलिए देखते हैं नायक कोटि। नायक कोटि धीर ललित हैं दक्षिण नायक,
और अलंकार इसमें उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, मुख्यतः 3 अलंकार। गुण प्रसाद है, माधुर्य है एवं ओज, तीनों का समन्वय है यहाँ पर आपका स्वप्नवास वदत्तम। रीत वैदर्भी रीत है, याद रखना है, और वैदर्भी रीति ही भास के लिए जानी जाती है। चलिए छंद की बात करेंगे इसमें। तो छंद सर्वाधिक प्रयुक्त छंदों में अनुष्टुप, इसमें 22, 57 तो छंद ही हैं, इसमें अनुष्टुप 22 हैं, और बसंत तलिका जो है, तिलका, वसंत तिलका जो है वो 11 मुख्य हैं, और अन्य और भी हैं। तो अनुष्टुप आपका 22 हैं और वसंत तिलका कितने हैं? 11 हैं। तो ये आपके स्वप्न वासवदत्तम का सारांश हुआ। अब हम बात करते हैं प्रतिमान नाटकम। ठीक है, प्रतिमान नाटकम में आपका हम संक्षिप्त परिचय देखते हैं, और इससे बाहर कुछ जाएगा नहीं साथियों, ये नोट कर लीजिए एक एक बिंदु, और इससे बाहर आपको न जाने की हम आपको गारंटी देते हैं। चलिएगा, लेखक इसमें कौन है? प्रतिमान नाटक के महाकवि भासी हैं, काव्य विधा नाटक है, और नाटकम है तो विधायी नाटक है, विभाजन 7 अंकों में है इसका, और उपजीव्य ये रामायण उपजीव्य है ना, ये रामायण जो कि पृष्ठभूमि उससे लिया गया। श्लोकों की संख्या इसमें 157 है, और आपसे जो स्वप्नवास वदत्तम की बात करेंगे तो उसमें 57 है। ठीक है, अब नायक इसमें राम है, और नायिका कौन है? माँ सीता है। ठीक है, चलिएगा। अब प्रतिनायक कौन है? प्रतिनायक समझते हैं, खलनायक रावण है, कंचुकी इसके बालाकी हैं, और प्रतिहारी इसके विजया हैं, और प्रधान और अंगीरस इसका करुण रस है। रामायण कहेंगे, रामचरितमानस करुण रस प्रधान है। चलिए, अब एक देखिए यहाँ जो टी गणपत शास्त्री है उनके अनुसार एक नोट है, वो लिख लेते हैं। टी गणपत शास्त्री धर्मवीर रस को अंगी रस मानते हैं। ठीक है, इनका धर्मवीर जो रस है उसको अंगी रस मानते हैं। किसका? प्रतिमान नाटक का, या कहें महाकवि भास का। तो अन्य रस इसमें वीर रस है, श्रृंगार रस आदि है, और अद्भुत रस भी है इसी में। अलंकार उपमा और स्वभावोक्ति अलंकार है प्रतिमान नाटक में, और प्रमुख छंद जो है अनुष्टुप है, और रीति कौन सी है? वैदर्भी रीति। ठीक है साथियों, तो ये आपके आज का सेशन रहा संस्कृत साहित्य से। तो आज साथियों हमने संस्कृत साहित्य में महाकवि भास का जीवन परिचय कहें तो पढ़ा, और पूरा जीवन परिचय हमने उनके बारे में आज बहुत ही व्यापक और बारीकी से पढ़ लिया है। अब हम अगले जो कवि हैं महाकवि कालिदास पर चर्चा करेंगे। तो साथियों हम जल्द ही आपका 1-2 दिन में ही आप तक एक नया वीडियो संस्कृत साहित्य का लेके आएंगे। साथियों आपको वीडियो कैसा लगा, और आप साथियों हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, कि ताकि हम नया वीडियो जल्द से जल्द आप तक अपलोड कर सकें और आप तक ला सकें। तो फिर साथियों मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, और तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन जिससे मिलता रहे, और वीडियो को लाइक करें, अगर पसंद आई है तो शेयर करें। तो शुभ रात्रि, धन्यवाद।